क्या होता है जब एक आदर्श दिखने वाला रिश्ता एक भयानक धोखे में बदल जाता है, जब प्यार की जगह नफरत ले लेती है और भरोसे की नींव रेत की तरह ढह जाती है। यह कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं, बल्कि एक औरत के असाधारण साहस की है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसे उसके अपने ही पति ने मौत के मुंह में धकेल दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे वो खत्म कर रहा है वो असल में एक नई शुरुआत है। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। आयशा, मुंबई के कॉरपोरेट जगत का एक चमकता सितारा। 35 साल की उम्र में उसने अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था जहां पहुंचना कई लोगों के लिए एक सपना होता है। बांद्रा में उसका आलीशान अपार्टमेंट उसकी मेहनत और लगन का सबूत था। उसकी जिंदगी में विक्रम था, उसका पति, एक कॉलेज प्रोफेसर जो बाहर से बेहद शांत और समझदार दिखता था। पिछले 12 सालों से विक्रम आयशा की ताकत बना हुआ था। जब आयशा अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, विक्रम ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। यह रिश्ता बाहर से किसी भी भारतीय जोड़े के लिए एक मिसाल था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे विक्रम के दिल में एक असंतोष सुलग रहा था। वह अपनी पत्नी की कामयाबी की परछाई में जी रहा था और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे नहीं पता था कि यह दबी हुई नफरत जल्द ही एक खतरनाक साजिश को जन्म देने वाली थी। मुंबई की एक उमस भरी शाम, अरेबियन सी के नजारे वाले एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में हवा में जैस्मिन की महक घुली हुई थी, लेकिन आयशा और विक्रम की टेबल पर एक अजीब सी खामोशी थी। आयशा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। विक्रम, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं? उसकी आवाज में एक अनकही उदासी थी। विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह हमेशा की तरह शांत था। आयशा, यह एक अजीब सवाल है। तुम्हें पता है कि उस भयानक एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने क्या कहा था? मैं तुम्हें इस बारे में बात करके और दुखी नहीं करना चाहता था। सालों पहले हुई एक कार दुर्घटना ने आयशा से मां बनने की उम्मीद छीन ली थी, लेकिन आज उसे विक्रम का जवाब बहुत खोखला लगा। लेकिन हमने कभी दूसरे तरीकों के बारे में बात नहीं की। हम बच्चा गोद ले सकते थे। आयशा की नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जैसे वह अपने सवालों के जवाब वहां ढूंढ रही हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा काम है आयशा। तुम उसे किसी भी मां से ज्यादा समय और प्यार देती हो। मैं तुम्हारे ऊपर एक और जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालना चाहता था। उसने फिर से बात को बड़ी चालाकी से आयशा पर डाल दिया। आयशा ने उसे घूर कर देखा। पहली बार उसके शांत चेहरे के पीछे छिपे इंसान को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या विक्रम? तुम तो हमेशा से एक परिवार चाहते थे। विक्रम की नजरें उसकी नजरों से मिली, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं थी। बच्चे प्यार का नतीजा होते हैं आयशा। वे आपसी इच्छा का फल होते हैं। तुम कभी मां नहीं बनना चाहती थी। मैं स्वार्थी बनकर तुम पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता था। उसकी बातें तर्कसंगत थीं, लेकिन आयशा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है। कोई ऐसी सच्चाई है जो उससे छिपाई जा रही है। उसी वक्त मुंबई के एक दूसरे कोने में रिया नाम की एक युवा कॉलेज छात्रा अपने दोस्तों के सामने अपने नए खरीदे हुए डिजाइनर बैग को दिखा रही थी। वह विक्रम की स्टूडेंट थी। उसकी मासूमियत और चुलबुलेपन के पीछे एक शातिर दिमाग था। रिया का एक ही मकसद था, एक अमीर आदमी ढूंढना जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। और विक्रम, जो अपनी पत्नी के पैसों पर ऐश कर रहा था, उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा था। रिया जानती थी कि विक्रम अपनी पत्नी से भावनात्मक रूप से बहुत दूर है। उसने अपनी अदाओं और मीठी बातों से विक्रम को अपने जाल में फंसा लिया था। उनके रिश्ते को 1 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन यह रिश्ता हमेशा चार दीवारी में ही कैद रहा। विक्रम को डर था कि अगर आयशा को पता चल गया तो उसकी आरामदायक जिंदगी खत्म हो जाएगी। रिया अब और इंतजार करने के मूड में नहीं थी। उसने एक शातिर योजना बनाई। अपनी एक दोस्त की मदद से
उसने कुछ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इंतजाम किया। उस शाम जब विक्रम उससे मिलने आया तो उसने रोते हुए उसे यह खुशखबरी सुनाई। विक्रम हैरान रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी फैल गई। यह तो बहुत अच्छी खबर है रिया। मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूं। हम कल ही शहर के सबसे अच्छे क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड के लिए चलेंगे। रिया ने बड़ी चालाकी से उसे यह कहकर मना कर दिया कि अभी बहुत जल्दी है और अल्ट्रासाउंड में कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। वह जानती थी कि उसका झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द कुछ बड़ा करना था। बच्चे की खबर ने विक्रम को पूरी तरह से बदल दिया था। रिया ने मौके का फायदा उठाते हुए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह अपने बच्चे को किसी किराए के मकान में पैदा नहीं करेगी। उसे एक अच्छा और सुरक्षित घर चाहिए। विक्रम, जो अब तक रिया की हर बात मान रहा था, उसकी इस मांग पर भी राजी हो गया। उसने आयशा से छिपाकर अपने एक दोस्त के नाम पर जुहू में एक शानदार अपार्टमेंट खरीद लिया। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन रिया और होने वाले बच्चे के सपने ने उसे अंधा कर दिया था। अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद रिया ने अपनी रणनीति बदल दी। अब वह विक्रम से तलाक के लिए जिद नहीं कर रही थी। वह जानती थी कि बिना आयशा के पैसों के विक्रम किसी काम का नहीं है। एक दिन रिया ने विक्रम के दिमाग में एक जहरीला बीज बोया। विक्रम, आयशा की कंपनी में तुम्हारा भी तो हक है। तुमने इतने साल उसका साथ दिया, उसका घर संभाला। अगर तुम दोनों अलग होते हो तो तुम्हें उसका आधा हिस्सा मिलना चाहिए। विक्रम ने पहले तो इस बात को बकवास कहकर टाल दिया। यह मुमकिन नहीं है रिया। हमने एक प्रीनप एग्रीमेंट साइन किया है। उसके बिजनेस पर मेरा कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन रिया बार बार ये बात दोहराती रही। धीरे धीरे ये जहर विक्रम के दिमाग में फैलने लगा। उसे लगने लगा कि वह सच में उस दौलत का हकदार है। उसने आयशा की मेहनत से बनाई गई कंपनी को हड़पने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। इसका जवाब उसे एक दिन कॉलेज में ही मिला। उसने दो छात्रों को एक फिल्म के बारे में बात करते हुए सुना। कहानी एक ऐसे आदमी की थी जिसे अपनी पत्नी की जायदाद उसकी मौत के बाद मिलती है। विक्रम के दिमाग में एक बत्ती जली। उनके कोई बच्चे नहीं थे। कानून के अनुसार आयशा के बाद उसकी हर चीज का इकलौता वारिस वही था। उसे बस आयशा को रास्ते से हटाना था और यह सब एक दुर्घटना की तरह लगना चाहिए था। तभी उसे याद आया कि आयशा कुछ दिनों से छुट्टी पर जाने की बात कर रही थी। उसे बस एक ऐसी जगह चुननी थी जो खतरनाक हो, जहां कोई हादसा आसानी से हो सकता था। उसे इस काम में एक ऐसे इंसान की मदद चाहिए थी जिस पर आयशा आंख बंद करके भरोसा करती हो। उसने अपना फोन निकाला और अपनी सेक्रेटरी प्रिया का नंबर मिलाया। प्रिया, आयशा की पर्सनल असिस्टेंट, एक बेहद होशियार और वफादार लड़की थी। वह आयशा को अपना आदर्श मानती थी। जब विक्रम ने उसे फोन करके कहा कि वह आयशा के लिए एक सरप्राइज वेकेशन प्लान कर रहा है, तो प्रिया बहुत खुश हुई। विक्रम ने उसे कहा, आयशा बहुत थक गई है प्रिया। उसे एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जहां कोई तनाव न हो, बस शांति हो। उसने प्रिया को कर्नाटक के कूर्ग क्षेत्र में एक रिमोट रिसोर्ट खोजने के लिए कहा। उसने विशेष रूप से जोर दिया कि जगह थोड़ी एडवेंचरस होनी चाहिए। प्रिया ने अपनी बॉस के लिए सबसे अच्छे विकल्प खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने एक शानदार रिसोर्ट चुना जो घने जंगलों और कॉफी के बागानों से घिरा हुआ था। बस एक छोटी सी बात थी जिसने प्रिया को थोड़ा परेशान किया। रिसोर्ट के पास एक दलदली इलाका था। ऑनलाइन रिव्यूज में इसका ज्यादा जिक्र नहीं था, लेकिन प्रिया, जो खुद एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी, जानती थी कि ऐसे दलदल खतरनाक हो सकते हैं। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि विक्रम ने खास तौर पर इसी रिसोर्ट को चुना, ये जानते हुए भी कि आयशा को कीड़े मकोड़ों से कितनी नफरत है। लेकिन उसने सोचा कि शायद विक्रम ने कुछ और सोचा होगा। वह अपनी बॉस और उसके पति की खुशी के लिए इस वेकेशन को परफेक्ट बनाना चाहती थी। अगले दिन जब वह टूर ऑपरेटर के ऑफिस जा रही थी,
तो उसने पार्किंग में विक्रम को देखा। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने प्रिया को बताया कि वह खुद डिटेल्स चेक करने आया है। प्रिया को उसकी बातों में कुछ झूठ सा महसूस हुआ। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो विक्रम की कार में बैठने जा रही थी। अगले कुछ हफ्ते आयशा के लिए बहुत तनावपूर्ण रहे। कुछ बड़े क्लाइंट्स के साथ समस्याएं खड़ी हो गई थीं। ऑफिस में दिन रात काम चल रहा था। ऐसी स्थिति में छुट्टी के बारे में सोचना भी मुश्किल था। लेकिन अजीब बात थी कि आयशा को सब कुछ छोड़कर विक्रम के साथ कहीं दूर भाग जाने का मन कर रहा था। उनके रिश्ते में एक अजीब सी दूरी आ गई थी। वह काम से घर आती, दोनों के बीच कुछ औपचारिक बातें होती और फिर वह सोने चली जाती। विक्रम भी उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, यह कहकर कि वह बहुत थक जाती है और उसे आराम की जरूरत है। एक रात आयशा का सब्र टूट गया। विक्रम, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे ध्यान की जरूरत हो सकती है? हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे हैं। आयशा पहली बार इतने सालों में इस तरह चिल्लाई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। उसके अंदर जैसे कोई छोटी बच्ची थी जो बस थोड़ा सा प्यार और ध्यान चाहती थी। वह रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी। उसने गुस्से में दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि खिड़कियों के शीशे कांप गए। वह बाथरूम में बंद होकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। इसी बीच विक्रम ने फैसला किया कि अब सही समय आ गया है। जब आयशा बाहर निकली तो विक्रम ने उसके हाथ में कूर्ग की टिकट और एक रंगीन ब्रोशर थमा दिया। ब्रोशर में एक खूबसूरत रिजॉर्ट की तस्वीरें थीं जो वादा कर रही थीं कि आगे एक शानदार छुट्टी उनका इंतजार कर रही है। आयशा को अपनी हरकत पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि विक्रम ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था और वह बेवजह उस पर चिल्ला रही थी। विक्रम ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, तुम्हारे पास पैकिंग के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। आयशा चौंक गई। 2 घंटे? मुझे ऑफिस में बताना होगा, जरूरी काम निपटाने होंगे। विक्रम मुस्कुराया। प्रिया ने सब कुछ संभाल लिया है। उसने ही यह जगह सुझाई है ताकि तुम्हें काम से पूरी तरह से छुट्टी मिल सके। आयशा को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन वह इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित भी थी। उसे लगा कि शायद यह छुट्टी उनके रिश्ते में आई दूरी को मिटा देगी। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है और उन तरीकों से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह एक ऐसे सफर पर जा रही थी जहां मंजिल मौत थी, जिसे उसके अपने ही पति ने बड़ी सावधानी से चुना था। 2 दिन बाद वे कुर्ग के घने जंगलों के बीच बने उस लग्जरी रिसोर्ट में थे। मानसून की बारिश ने हर चीज को धोकर ताजा कर दिया था। हवा में गीली मिट्टी और कॉफी के फूलों की महक थी, लेकिन यह खूबसूरती आयशा के मन को शांत नहीं कर पा रही थी। विक्रम ने हर दिन को गतिविधियों से भर दिया था, ट्रैकिंग, सफारी और न जाने क्या क्या। वह उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खोज रहा है या किसी सही मौके का इंतजार कर रहा है। इसी बीच रिसोर्ट का मालिक रोहन, एक लंबा हैंडसम नौजवान, बार बार आयशा से बात करने की कोशिश कर रहा था। वह अक्सर संयोग से वहीं पहुंच जाता जहां आयशा होती। विक्रम को रोहन का यह ध्यान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वह चिड़चिड़ा हो रहा था। छुट्टी के आखिरी दिन आयशा तंग आ चुकी थी। उसने सुबह विक्रम द्वारा प्रस्तावित किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। वह अकेले जंगल में टहलने निकल गई ताकि अपने विचारों को सुलझा सके। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका इतना परफेक्ट रिश्ता अचानक बिखर क्यों रहा है। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसे पता ही नहीं चला कि वह कब मुख्य रास्ते से भटककर एक संकरे अनजाने रास्ते पर आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसका पैर कीचड़ में धंस गया और वह घुटनों तक एक बदबूदार दलदल में जा फंसी। हे भगवान, मेरे नए जूते! ये उसकी पहली प्रतिक्रिया थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की,
लेकिन जितना वह हाथ पैर मार रही थी, उतना ही वह नीचे धंसती जा रही थी। एक ठंडा, चिपचिपा डर उसके दिल में फैल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। यहाँ जंगल में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ कोई है। और तभी झाड़ियों के पीछे से उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। विक्रम! उसकी आवाज में खुशी और राहत थी। तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा मैं इस दलदल में फंसकर मर जाऊंगी। विक्रम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वह दलदल के किनारे पर रुका, जहां सूखी जमीन खत्म हो रही थी, और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में नफरत और जीत का भाव था। विक्रम ने बहुत धीरे से बोलना शुरू किया, जैसे वह अपने अंदर के तूफान को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो आयशा, जहां तुम्हें हमेशा होना चाहिए था। मैं हफ्तों से इस पल का इंतजार कर रहा था। एक ऐसा पल जो मुझे इस नाटक से आजाद कर देगा, जिसे हम पिछले 12 सालों से शादी कहते आ रहे हैं। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। आयशा सदमे में थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विक्रम, तुम ये क्या कह रहे हो? वह इतना हैरान थी कि उसने हिलना डुलना बंद कर दिया था, और अब वह तेजी से नीचे धंस रही थी। विक्रम हंसा, एक डरावनी हंसी। मैं थक गया हूं आयशा। तुम्हारे काम, तुम्हारी महत्वाकांक्षा, हर वक्त बेस्ट बनने की तुम्हारी जिद से थक गया हूं। तुमने मुझे अपनी पालतू गुड़िया बनाकर रख दिया था। आयशा की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारे हर शौक का, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। विक्रम चीखा, तुमने मुझे खरीदने की कोशिश की। तुमने मेरी मर्दानगी का मजाक बनाया। लेकिन अब यह सब खत्म हो जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। और तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? मैं अकेला नहीं हूं। मेरी जिंदगी में कोई है जो मुझे वह सब दे सकता है जो तुमने कभी नहीं दिया। प्यार, सम्मान, और सबसे जरूरी, एक बच्चा। वह जल्द ही मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, और उन दोनों की अच्छी परवरिश के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। तुम्हारे पैसे, तुम्हारा पूरा बिजनेस, क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता वारिस हूं। आयशा की दुनिया घूम गई। उसे विक्रम की बातें समझ नहीं आ रही थीं। कौन? कौन औरत? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी बेटी का नाम तुम्हारे नाम पर रखने की सोच रहा हूं। तुम्हारी याद में। इसमें एक गहरी विडंबना है, नहीं? आयशा ने असगरी बार गिड़गिड़ाया। विक्रम, प्लीज मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। आधा बिजनेस नहीं, पूरा बिजनेस ले लेना। बस मुझे यहां मरने के लिए मत छोड़ो। विक्रम खड़ा हो गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं आयशा। मैं तो बस यहां से चला जाऊंगा। कुछ घंटों बाद मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम खो गई हो। शायद कल शाम तक तुम्हारी तलाश शुरू होगी। तब तक मैं एक दुखी पति बन चुका होऊंगा, जिसका दिल टूट गया है। उसने आखिरी बार उसे देखा, घृणा के साथ, और फिर मुड़कर चला गया। जाते जाते वह एक नया फिल्मी गाना सीटी बजाकर गुनगुना रहा था। आयशा अकेली थी, धीरे धीरे ठंडे अंधेरे दलदल में समा रही थी। मैं बचूंगी और तुम पछताओगे विक्रम, बहुत पछताओगे। ये आयशा के आखिरी विचार थे, इससे पहले कि वह अपनी चेतना खो देती। उसने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी पूरी ताकत से पास की एक जंगली बेल को पकड़ लिया। वह अपने शरीर को सतह पर रखने की कोशिश कर रही थी, ताकि डूबने की प्रक्रिया धीमी हो जाए। उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि दलदल में शांत रहना ही बचने का एकमात्र तरीका है। हर छोटी हरकत उसे और नीचे खींच रही थी। समय बीतता जा रहा था। ठंड उसकी हड्डियों में घुस रही थी। उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। तभी जब उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, उसे एक आवाज सुनाई दी, मेरा हाथ पकड़ो, जल्दी। ये आवाज किसी सपने की तरह लग रही थी। उसे अपने हाथ पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई,
और एक अनजान ताकत उसे बाहर खींचने लगी। उसे बचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि रिसॉर्ट का मालिक रोहन था। मैंने तुम्हें जंगल की तरफ जाते देखा था, उसने बाद में आयशा को बताया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। जब मैं पहुंचा तो तुम्हारा पति वहां था। मैंने उनकी सारी बातें सुनी। मैं यकीन नहीं कर सका कि कोई इतना नीचे गिर सकता है। जैसे ही वह गया, मैं तुम्हें निकालने के लिए आगे बढ़ा। रोहन उसे अपनी बाहों में उठाकर रिसॉर्ट की तरफ भागा। आयशा सदमे और हाइपोथर्मिया की वजह से बेहोश हो चुकी थी। रोहन उसे सीधे अपने एक दोस्त के प्राइवेट क्लिनिक ले गया, जो शहर से कुछ दूर था। वह नहीं चाहता था कि विक्रम को तुरंत कुछ भी पता चले। वह जानता था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आयशा कई दिनों तक बेहोशी और होश के बीच झूलती रही। उसे बुखार था और वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इतनी देर दलदल में रहने के बाद भी बच गई। इसके शरीर पर ये निशान कैसे है? लगता है कोई पुराना एक्सीडेंट है। और फिर एक आवाज जिसने उसे चौंका दिया। इसकी हालत में यह सब होना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चा? कैसा बच्चा? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। 5 दिन बाद जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुली, तो उसने खुद को एक साफ सुथरे, आरामदायक कमरे में पाया। उसके पास एक कुर्सी पर रोहन बैठा था, जो एक किताब पढ़ रहा था। आयशा ने कमजोर आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूं? रोहन मुस्कुराया। आप सुरक्षित हैं। आप पिछले 5 दिनों से यहां हैं। आयशा को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। दलदल, विक्रम के जहरीले शब्द, उसका धोखा। मुझे मुंबई वापस जाना है। मेरा काम। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसे रोक दिया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी असिस्टेंट प्रिया से बात कर ली है। उसे सब कुछ पता है। और आपके पति के लिए हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। आयशा ने इनकार में सिर हिलाया। मैं कोई बदला नहीं लेना चाहती। मैं बस उसे दूर जाना चाहती हूं। रोहन ने उसकी आंखों में देखा। क्या आप उस आदमी को इतनी आसानी से जाने देंगी जिसने आपको मारने की कोशिश की? उसकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। उसके पास एक परिवार होगा, एक बच्चा। आयशा की आवाज भर्रा गई। रोहन ने धीरे से कहा, और आपके बच्चे का क्या? आयशा ने उसे हैरानी से देखा। मेरा बच्चा? यह मुमकिन नहीं है। डॉक्टरों ने कहा था। रोहन ने एक नर्स को बुलाया। अगले 1 घंटे में डॉक्टर ने आयशा को समझाया कि वह 12 हफ्ते की गर्भवती है। सालों पहले हुए एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि इसकी संभावना लगभग शून्य है। लेकिन यह एक चमत्कार था। आयशा को यकीन नहीं हो रहा था। उसके आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। उसके पास जीने की एक नई वजह थी, एक बहुत बड़ी वजह। उधर कूर्ग में विक्रम एक परेशान पति होने का बेहतरीन नाटक कर रहा था। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। खोजी कुत्ते दलदल के पास जाकर रुक जाते, जिससे यही थ्योरी और मजबूत हो जाती कि आयशा डूब गई है। विक्रम लगातार पुलिस पर मुंबई वापस जाने का दबाव बना रहा था। मेरी पत्नी का बिजनेस है, मुझे उसे संभालना है, वह बार बार दोहरा रहा था। लेकिन केस का इंचार्ज इंस्पेक्टर मिस्टर प्लैट एक अनुभवी पुलिस वाला था। उसे विक्रम के व्यवहार में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसकी बेचैनी और बनावटी दुख उसे हजम नहीं हो रहा था। उसने विक्रम को शहर छोड़ने से मना कर दिया। और फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। विक्रम रिसॉर्ट की सीढ़ियों से गलती से फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। उसे कुछ दिन और रुकना पड़ा। यह दुर्घटना रोहन के प्लान का हिस्सा थी। उसने अपने छोटे भाई करण को मुंबई भेजा था। करण एक चार्मिंग और हैंडसम लड़का था, जिसके आगे अच्छी अच्छी लड़कियां उस पानी भरती थीं। उसका काम था रिया से मिलना और उसे अपने जाल में फंसाना। प्रिया ने करण की मदद की। उसने रिया के कॉलेज और उसकी आदतों के बारे में सारी जानकारी दी। करण एक महंगी स्पोर्ट्स कार में रिया के कॉलेज पहुंचा।
रिया, जो हमेशा से दौलत और ग्लैमर की दीवानी थी, करण को देखकर तुरंत प्रभावित हो गई। कुछ ही दिनों में वह विक्रम को पूरी तरह से भूल चुकी थी। वह अपने दोस्तों को अपने नए सफल बॉयफ्रेंड के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। उसे यह नहीं पता था कि करण बस अपने भाई के बदले का एक मुहर्रा था। जब आयशा की हालत थोड़ी सुधरी, तो रोहन उसे मुंबई ले आया। उसने सबसे पहले एक अच्छे वकील से संपर्क किया और तलाक के कागजात तैयार करवाए। उसने इंस्पेक्टर प्लाट को भी सब सच बता दिया, यह कहते हुए कि आयशा को याददाश्त खोने की वजह से कुछ याद नहीं था। लेकिन अब उसे सब याद आ गया है। चूंकि आयशा जिंदा थी, विक्रम पर कोई क्रिमिनल केस नहीं बन सकता था। लेकिन रोहन का मकसद उसे जेल भेजना नहीं था। वह उसे हर उस चीज से वंचित करना चाहता था जिसके लिए उसने आयशा को धोखा दिया था। दौलत, ऐशो आराम और इज्जत। विक्रम जब आखिरकार मुंबई पहुंचा, तो उसके लिए एक के बाद एक झटके इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले उसे रिया का फोन आया। रिया ने उसे फोन पर बताया कि वह उससे रिश्ता तोड़ रही है। तुम मेरे लिए बहुत बूढ़े हो विक्रम, और तुम्हारी प्रेगनेंसी भी झूठी थी। मुझे कोई और मिल गया है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है और तुम्हारी तरह अपनी पत्नी के पैसों पर नहीं पलता। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की, उसने उसे इस तरह धोखा दिया। गुस्से में उसने रिया को तुरंत अपार्टमेंट खाली करने के लिए कहा। उसका एकमात्र सहारा अब आयशा का बिजनेस था, जो उसे जल्द ही मिलने वाला था। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा, तो दरवाजे पर ताला बदला हुआ था। उसने बिल्डिंग के मैनेजर को फोन किया, जिसने बताया कि जब तक आयशा खुद नहीं आती, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगली सुबह प्रिया ने उसे फोन करके घर पर बुलाया। जब विक्रम दरवाजे पर पहुंचा, तो दरवाजा आयशा ने खोला। जिंदा और स्वस्थ विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भूत देख लेने की तरह कांप रहा था। तुम तुम यहां कैसे? उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। आयशा की आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडी शांति थी। मैं तुम्हें बहुत हैरान देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं विक्रम। हाँ, मैं जिंदा हूं, और उस इंसान का शुक्रिया जिसने मुझे बचाया, जबकि तुम मुझे वहां मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। विक्रम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह समझ गया था कि उसका खेल खत्म हो गया है। आयशा ने उसके सामने तलाकस के कागजात रखे। विक्रम ने आखिरी कोशिश की। तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती आयशा। तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। गवाह है। रोहन कमरे में दाखिल हुआ। मैं हूं गवाह, और मेरे पास सिर्फ मेरी गवाही नहीं है, बल्कि मेरे फोन में एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें तुम साफ साफ आयशा को बता रहे हो कि तुमने उसे मारने की योजना कैसे बनाई। रोहन ने अपना फोन निकाला। इसके अलावा तुम्हारी प्रेमिका की झूठी प्रेगनेंसी और तुम्हारे नाम पर खरीदे गए अपार्टमेंट के सबूत भी हैं। अगर ये मामला कोर्ट में गया, तो तुम न सिर्फ सब कुछ खो दोगे, बल्कि धोखाधड़ी के आरोप में जेल भी जाओगे। विक्रम पूरी तरह से टूट चुका था। उसने बिना कुछ कहे सारे कागजों पर दस्तखत कर दिए। कुछ महीनों बाद आयशा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। उसकी जिंदगी में अब एक नया सूरज उग चुका था। उसने अपना बिजनेस प्रिया को सौंप दिया था, जो उसे बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी। प्रिया को जब करण की सच्चाई पता चली, तो वह भी शहर छोड़कर चली गई। विक्रम अपनी यूनिवर्सिटी की नौकरी खो चुका था और कर्ज में डूबा हुआ था। आयशा ने उसे पूरी तरह से माफ कर दिया था, क्योंकि नफरत का बोझ लेकर वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। आज जब वह अपनी बेटी को गोद में लेकर अस्पताल से बाहर निकली, तो उसे लेने के लिए उसका पूरा ऑफिस स्टाफ मौजूद था। लेकिन उन सबके बीच फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लिए रोहन खड़ा था। वह आदमी जिसने न सिर्फ उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसे फिर से प्यार और भरोसे पर यकीन करना सिखाया था। आयशा की कहानी हमें सिखाती है
कि जिंदगी का अंत वही नहीं होता जहां हम सोचते हैं। कभी कभी सबसे भयानक तूफान हमें एक खूबसूरत किनारे पर ले आते हैं। विक्रम ने सोचा था कि वह आयशा की कहानी खत्म कर रहा है, लेकिन असल में उसने उसे एक नई और बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखाया। आयशा ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि एक नई पहचान भी पाई, एक माँ की, एक ऐसी महिला की जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें बताने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि आयशा ने विक्रम के साथ सही किया?